सो हेलो एंड वेलकम एवरीवन। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, जो कि नेक्स्ट टॉपिक हमारा सीड साइंस है, सॉरी सीड जर्मिनेशन है। हमने इंट्रोडक्शन के क्लास में बताया था कि ये सीड टेक्नोलॉजी की या सीड साइंस की ये सीरीज चल रही है। इसमें हम सीड टेक्नोलॉजी, सीड जर्मिनेशन, सीड डोरमेंसी, सीड प्योरिटी, सीड वाइबिलिटी टेस्ट, उसके बाद सीड क्लासिफिकेशन, SMR, SSR, देन उसके बाद हम पॉलिनेशन को कवर करेंगे इस वाले सीड साइंस के सीरीज में। तो ये सीड साइंस का एक दूसरा सीरीज है, ठीक है। दूसरा एक सीरीज का मतलब दूसरा पार्ट है। इसमें हम कवर करेंगे आज सीड जर्मिनेशन के बारे में, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, सीड जर्मिनेशन होता क्या है। तो देखिए, पहले तो सीड जर्मिनेशन की डिफिनीशन। तो सीड जर्मिनेशन की सबसे सिंपल डेफिनेशन यही होती है कि कोई किसी भी सीड से या सीड से जब कोई एक पौधा, कोई एक नया पौधा या फ्यूचर प्लांट रेडी हो जाता है, मतलब तैयार हो जाता है या बन जाता है, तो उसे हम सीड जर्मिनेशन कहते हैं। मतलब सीड से किसी भी तरीके से प्लांट डेवलप हो जाए, ठीक है। अब किसी भी तरीके का मतलब होता है कि उसमें बहुत सारे फैक्टर हो सकते हैं, ठीक है। कुछ फैक्टर ऐसे होते हैं जो बेनिफिशियल होते हैं सीड जर्मिनेशन के लिए, कुछ ऐसे फैक्टर होते हैं जो हार्मफुल होते हैं, जिसको मतलब नहीं चाहिए होता है, कुछ ऐसे होते हैं जो उनके फेवरेबल होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो उनके अनफेवरेबल होते हैं। तो वो अलग मैटर है, ठीक है। लेकिन सीड जर्मिनेशन का बेसिक डिफिनीशन यही होता है कि सीड जर्मिनेशन का मतलब होता है कि सीड से कोई नया प्लांट डेवलप हो जाए या कोई न्यू प्रोजेनी डेवलप हो जाए, तो उसे हम सीड जर्मिनेशन कहते हैं। सबसे सिंपल वे में यही समझिएगा, ठीक है। अच्छा, आप लोग ये जानते हैं ना चीज़ कि मैंने फर्स्ट वाले जो सीड टेक्नोलॉजी का वीडियो था उसमें मैंने बताया था कि आप एम्ब्रियो को जब बता रहा था, तो एम्ब्रियो में बताया था कि जैसे मान लीजिए कि ये पेन है, मान लीजिए इसको एक सीड है, ठीक है। मान लीजिए ये पूरा एक सीड है, ठीक है। अब इसके अंदर एम्ब्रियो है, ठीक है। सीड है, सीड के ऊपर वो कोट को जानते हैं ना, सीड कोट होता है। फिर उसके अंदर कॉटिलीडन या एम्ब्रियो होते हैं, ठीक है। फिर उसके अंदर एक सेल्स होती हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको पता है, बेसिक बेसिक क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो एम्ब्रियो होता है, एम्ब्रियो के मैंने बताया था कि एक हॉरिजेंटल एक्सिस होती है, हॉरिजेंटल लाइन होती है, जिसको हम एम्ब्रियोनल एक्सिस कहते हैं। ये आपको पता है। जैसे मान लीजिए ये सीड है, सीड के एकदम बीचों बीच इस तरह से फ्लैट, एकदम हॉरिजेंटल। वर्टिकल का मतलब होता है कोई चीज़ खड़ी, वो वर्टिकल है। हॉरिजेंटल का मतलब होता है कोई चीज़ ऐसी, ठीक। तो वो हॉरिजेंटल एक एक्सिस होती है, एक लाइन होती है, जिसको हम एम्ब्रियोनल एक्सिस बोलते हैं, ठीक है। सीड के बीचों बीच एक एक्सिस होती है, लाइन होती है, जिसको हम एम्ब्रियोनल एक्सिस बोलते हैं। इस एम्ब्रियोनल एक्सिस के ऊपर वाले भाग को हम बोलते हैं, ऊपर वाले भाग को हम इपिकोटाइल बोलते हैं, और नीचे वाले भाग को हम हाइपोकोटाइल बोलते हैं। अभी डिस्कस भी करेंगे कि सीड जर्मिनेशन के टाइप्स में, तब फिर इसको डिटेल और बातें करेंगे, ठीक है। तो ऊपर वाले भाग को हम इपिकोटाइल और नीचे वाले भाग को हम हाइपोकोटाइल कहते हैं। ऊपर वाले भाग से हमेशा सूट बनता है और नीचे वाले भाग से हमेशा रूट बनता है, ठीक है। ऊपर वाले भाग पे रेडिकल, सॉरी प्लम्यूल पाए जाते हैं, और नीचे वाले भाग पे रेडिकल पाए जाते हैं। याद रखना मैंने क्या क्या बताया, मैं इसको वापस रिपीट करता हूँ। एम्ब्रियो के बीचों बीच एक लाइन होती है, जिसको एम्ब्रियोनल एक्सिस बोलते हैं। एम्ब्रियोनल एक्सिस के अपर वाले पार्ट पे प्लम्यूल होते हैं, वहाँ पे प्लम्यूल होता है, इपिकोटाइल होती है, जहाँ से सूट बनते हैं। और नीचे वाले पार्ट से, एम्ब्रियोनल एक्सिस के नीचे वाले पार्ट्स पे रेडिकल होते हैं या हाइपोजियल होता है, हाइपोकोटाइल होता है, जहाँ से रूट बनते हैं। बस इसको इतना याद रखना, ठीक है। अब बात करते हैं ये तो हो गई बेसिक बेसिक बातें। अब है सीड जर्मिनेशन के टाइप्स को, कि सीड जर्मिनेशन के कितने टाइप्स हैं। तो सभी लोग पढ़े होंगे, सभी लोग जानते होंगे कि सीड जर्मिनेशन के बेसिकली दो टाइप्स होते हैं। यहाँ से क्वेश्चन भी बनते हैं, और आज ही क्वेश्चन पूछा गया था IBPS AFO मेंस में कि निम्न में से, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए इपिकोटाइल जर्मिनेशन, ठीक है। आज ही क्वेश्चन आया था, उसमें उसका एग्जाम्पल दिया था, ठीक है, कि इपीजियल कोटाइल जर्मिनेशन के एग्जाम्पल कौन है। तो उसमें 4-5 ऑप्शन थे, जैसे वीट था, राइस था, मीज़ था, मैंगो था, और सोयाबीन था। तो मैं पहले बताऊंगा, उसके बाद फिर उस क्वेश्चन को देखेंगे। तो देखिए, सीड जर्मिनेशन के दो टाइप्स होते हैं, एक होता है इपीजियल जर्मिनेशन और एक होता है हाइपोजियल जर्मिनेशन, ठीक। अब इपीजियल जर्मिनेशन क्या होता है, या इपिकोटाइल जर्मिनेशन या हाइपोकोटाइल, इपीजियल जर्मिनेशन या इपिकोटाइल जर्मिनेशन, दोनों एक ही चीज़ है, एक ही बात है, कंफ्यूज मत होइएगा। इपीजियल जर्मिनेशन हो या इपिकोटाइल जर्मिनेशन, दोनों एक ही चीज़। हाइपोजियल जर्मिनेशन या हाइपोकोटाइल जर्मिनेशन, दोनों एक ही चीज़, ठीक। तो सीड जर्मिनेशन के बेसिकली दो भाग होते हैं या दो प्रकार होते हैं, इपिकोटाइल जर्मिनेशन, हाइपोकोटाइल जर्मिनेशन, इपीजियल जर्मिनेशन या हाइपोजियल जर्मिनेशन, ठीक है। अब इपीजियल जर्मिनेशन किसे कहते हैं और हाइपोजियल जर्मिनेशन किसे कहते हैं। सबसे सिंपल वे में बस इतना याद रखिएगा, बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, इवन मैं भी जब पहले पढ़ रहा था तो
कन्फ्यूजन बना रहता है ईपीजीएल हाइपोजीएल को लेके, लेकिन एक ट्रिक से मैं बताता हूँ आपको कैसे याद रखना है। ईपीजीएल का मतलब होता है कि जब इसमें कॉटिलीडन जो है, जो सीड के एंडोस्पर्म में कॉटिलीडन है, जब वो बाहर आ जाएं तो ऐसे जर्मिनेशन को हम ईपीजीएल कहते हैं। और जब हाइपोजीएल में क्या होता है कि इसमें कॉटिलीडन अंडर द ग्राउंड यानी भूमि के नीचे ही रहता है और उसमें प्लांट ऊपर आ जाए, तो ऐसे जर्मिनेशन को हम हाइपोजीएल जर्मिनेशन कहते हैं। डिफिनीशन क्या कहती है ईपीजीएल जर्मिनेशन की, कि इसमें क्या है कि इसमें हाइपोजीएल जर्मिनेशन की ग्रोथ ज़्यादा होती है, ठीक है, इसलिए जो कॉटिलीडन होते हैं वो मिट्टी के बाहर आ जाते हैं। मिट्टी के बाहर यदि कॉटिलीडन आ गया, मिट्टी के बाहर यदि कॉटिलीडन आ गया तो आंख बंद करके समझ जाइएगा कि ये ईपीजीएल जर्मिनेशन की बात कर रहा है। और यदि वही कॉटिलीडन मिट्टी के ही अंदर पड़ा रहे और सीडलिंग या जो प्लांट है वो बाहर आ जाए तो उसे हम हाइपोजीएल। मिट्टी के बाहर यदि कॉटिलीडन आ गया तो उसे ईपीजीएल जर्मिनेशन कहते हैं, और वही कॉटिलीडन यदि मिट्टी के अंदर ही पड़ा रहा तो उसे हम हाइपोजीएल जर्मिनेशन कहते हैं। होपफुली आपको समझ में आया होगा। ईपीजीएल जर्मिनेशन का सबसे बेस्ट एग्जांपल की बात करें तो जैसे बीन है, ठीक है, मूंग बीन वगैरह है, तो बीन, ग्राउंड नट और फ्रेंच बीन और मस्टर्ड, कैस्टर, ये सारे के सारे ईपीजीएल जर्मिनेशन के टाइप्स हैं, ठीक है, सॉरी टाइप्स कह रहे हैं, ईपीजीएल जर्मिनेशन के एग्जांपल हैं, ठीक है। ईपीजीएल जर्मिनेशन में ग्राउंड नट, फ्रेंच बीन, ये कैस्टर, मस्टर्ड के साथ साथ जितने भी खरीफ क्रॉप के पल्सेस हैं, जितने भी खरीफ क्रॉप्स के, केवल एक को छोड़कर, वो है अरहर। अरहर में हाइपोजीएल जर्मिनेशन, एक एक्सेप्शन है, वो है अरहर। तो ईपीजीएल में क्या होता है कि ईपीजीएल में कॉटिलीडन मिट्टी के बाहर आ जाते हैं, तो इस प्रकार के जर्मिनेशन को हम ईपीजीएल जर्मिनेशन बोलते हैं। इसमें हाइपोजीएल जर्मिनेशन की ग्रोथ ज़्यादा होती है, ठीक है, यानी रूट की ग्रोथ ज़्यादा होती है। इसका एग्जाम्पल है बीन है, कैस्टर है, आपका मस्टर्ड है, ठीक है, और जितने खरीफ के पल्सेस क्रॉप हैं सारे के सारे हैं, केवल एक को छोड़कर, वो है अरहर। यानी अरहर में ईपीजीएल जर्मिनेशन नहीं होता, अरहर में हाइपोजीएल जर्मिनेशन होता है, ठीक। दूसरा है आपका हाइपोजीएल जर्मिनेशन। हाइपोजीएल जर्मिनेशन में मैं बताया कि इसमें कॉटिलीडन क्या है, वो मिट्टी के अंदर ही रहता है, इसमें जो सीडलिंग है या जो प्लांट है वो ही बाहर आ पाता है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल है जितने सीरियल्स हैं सारे के सारे, जैसे वीट है, राइस है, मेज है, पर्ल मिलेट है, ओट है, ये सारे के सारे। और जितने आल रबी पल्सेस हैं, जितनी पल्सेस हैं, जैसे ग्राम हो गया, ठीक है, पी है, जितने रबी सीजन में पल्सेस सोइंग की जाती है सारे के सारे हैं, केवल एक को छोड़कर, वो है आपका फ्रेंच बीन यानी राजमा। ईपीजीएल में राजमा था ना, आपको याद है, ईपीजीएल में राजमा था, लेकिन इसमें क्या है कि हाइपोजीएल में राजमा नहीं है। हाइपोजीएल में क्या नाम है, ये एब्सेशन है, क्योंकि राजमा की खेती एक्चुअल की जाती है रबी सीजन में, ठीक है, ये रबी की पल्सेस होती हैं, लेकिन ये इसकी जो जर्मिनेशन है वो हाइपोजीएल नहीं होती। तो ये होपफुली आपको पता हो गया होगा कि ईपीजीएल और हाइपोजीएल में क्या होता है अंतर, ठीक। ये तो कुछ बेसिक बातें हो गई, ठीक है, जहाँ से क्वेश्चन आज ही क्वेश्चन आया था, ईपीजीएल जर्मिनेशन से विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स इज जर्मिनेट टू ईपीजीएल जर्मिनेशन। तो उसमें 4-5 ऑप्शन थे, मैंगो था, वीट था, राइस था, ठीक है, कंफ्यूज करने के लिए उसमें मैंगो भी दिया था, सोयाबीन था, मेज था, मस्टर्ड था, ऐसे करके था। तो सॉरी मस्टर्ड नहीं था, मेज था, तो ऐसे करके था, मतलब 3 तो उसमें सीरियल्स थे, एक मैंगो था जो हॉर्टिकल्चर में आता है, उसमें भी क्या नाम है ईपीजीएल जर्मिनेशन नहीं होता। होता किसमें, सोयाबीन में। जिसको ये पता रहा होगा कि खरीफ सीजन की जितनी भी पल्सेस हैं सारे के सारे ईपीजीएल में आती हैं, केवल अरहर को छोड़ के उसने सही कर दिया होगा ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द बच्चों का हुआ है और मोस्ट ऑफ द बच्चों का नहीं भी हुआ है, मुझे नहीं पता। तो ये थी ईपीजीएल और हाइपोजीएल जर्मिनेशन में कुछ बेसिक चीज़ें। आप समझते हैं कि सीड जर्मिनेशन एक्चुअल होता कैसे है, ठीक है। तो इसको मैं यदि अपने वे में बताऊं, जैसे मैंने इसको पढ़ा है इस वे में बताऊं, तो देखिए इसमें आप केवल 4 या 5 चीज़ों को, ठीक है, आप अपने माइंड में रखिएगा। 4-5 चीज़ों से आसानी से सीड जर्मिनेशन के जो फैक्टर हैं जो उसको प्रमोट करते हैं वो आसानी से समझ में आएंगे। सबसे पहला फैक्टर है, सीड जर्मिनेशन के लिए ज़रूरी होता है, वो सबसे मोस्ट ज़रूरी है, मतलब समझ कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वेरी इसेंशियल ये फैक्टर होता है। पहला है वो है वाटर, ठीक है, यानी सीड जर्मिनेशन के लिए वाटर या मॉइस्चर का होना सीड में बहुत ही ज़रूरी है। यदि वाटर या मॉइस्चर, ठीक है, आपके फील्ड में नहीं है या उस सीड के अंदर नहीं है,
तो सीड कभी भी जर्मिनेट नहीं हो सकता। सीड हमेशा डॉर्मेंट पीरियड में ही रहेगा। सीड डॉर्मेंसी, आगे वाला जो लेक्चर है वो सीड डॉर्मेंसी के ऊपर है। तो सबसे पहला है कि सीड जर्मिनेशन के लिए जो फैक्टर, उसमें सबसे पहला है वाटर। वाटर का होना बड़ा ज़रूरी है। वाटर काम क्या करता है, यानी पानी जो है वो काम क्या करता है, ये क्यों इतनी ज़रूरी हो जाती है सीड जर्मिनेशन के लिए। तो देखिए, मैंने बताया था, जब मैंने आपको सीड का स्ट्रक्चर बता रहे थे, सीड के स्ट्रक्चर में, तो आपको बताए थे कि सीड के बीच में एक छोटी सी रंध्र होती है जिसको हम माइक्रोपाइल कहते हैं। इसी माइक्रोपाइल से जो पानी है वो अंदर इंट्री करता है, सीड के अंदर इंट्री करता है। अब ये पानी कम, मतलब कि रोल क्या करता है, ठीक है, क्यों इतना ज़रूरी है। तो ये सीड जो होती है, इसके अंदर जो रंध्र होता है माइक्रोपाइल, उसी से सीड, उसी से वाटर एंट्री करता है। मतलब माइक्रोपाइल से वाटर और एयर दोनों सीड के अंदर एंट्री करते हैं। लेकिन हम लोग अभी वाटर की बात करें, तो जो सीड होता है, सीड में माइक्रोपाइल, माइक्रोपाइल से होते हुए पानी अंदर अंदर एंट्री करता है। और ये एंट्री करके, ठीक है, जो ऊपर की सीड कोट होती हैं उस पर ये प्रेशर क्रिएट करता है, जिससे जो सीड की कोट होती हैं, जो सीड कोट होती है ऊपर की, जो प्रोटेक्टिव लेयर होती है, वो रप्चर कर देता है, ठीक है, रप्चर कर देता है या फाड़ देता है, चीर देता है, जो भी समझ लीजिए, जिससे उसमें से जो प्लांट है, जो प्रोजनी है, वो आसानी से बाहर निकल आती है, ठीक है। यही है वाटर का काम। मतलब कि सीड जर्मिनेशन के लिए एकदम इसेंशियल जो प्रोडक्ट है या इसेंशियल फैक्टर है वो है आपका वाटर या मॉइस्चर। इसीलिए कहते हैं ना कि जब भी हम सीड की सोइंग वगैरह करते हैं, आप लोग देखते हैं अपने फील्ड पे जनरली, तो वहाँ पे मॉइस्चर कुछ न कुछ परसेंट रखा जाता है। वो वेरी कर सकता है क्रॉप टू क्रॉप। जैसे राइस के केस में बात करें, तो राइस में जो सीडलिंग होती है या राइस में जो उसकी सीड नर्सरी तैयार करते हैं, तो वो पूरी फ्लडेड एरिया में करते हैं। मतलब उसमें पूरी वो होती है, क्या नाम है, पूरी उसमें एयरेशन को क्लोज कर देते हैं, पूरी एकदम फ्लडेड होती है, वो अलग फैक्टर है। लेकिन जैसे आपने वीट की खेती की, वीट की सोइंग की, तो वीट के सोइंग में आपने देखा होगा कि उसमें कुछ ना कुछ कहते हैं ना लोग कि अरे यार थोड़ा सा नमी बना के बोते तो जर्मिनेशन अच्छा होता। तो क्यों वो अच्छा होता, उसके पीछे यही वजह है कि जो सीड हैं उसमें वाटर एंट्री करेगा माइक्रोपाइल से होते हुए, और सीड कोट को लूज कर देता है, जिससे आसानी से जो प्रोजनी या जो प्लांट है वो बाहर आ जाता है। तो पहला हो गया आपका वाटर। दूसरा है आपका रिस्पायरेशन, ठीक है। दूसरा जो फैक्टर है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं जितना वाटर है। फिर दूसरा है रिस्पायरेशन। तो रिस्पायरेशन की यदि बात करें, तो रिस्पायरेशन में देखिए बेसिकली क्या होता है कि रिस्पायरेशन की प्रोसेस बहुत ज़रूरी है। सीड के लिए तो खासकर ज़रूरी है, क्योंकि सीड जो है वो अब एक डेवलप कंडीशन में है, ठीक है। अब सीड को डेवलप होने के लिए कुछ न कुछ एनर्जी की, आपने बताया ना कि जो रिस्पायरेशन होती है, यानी किसी भी, चाहे हम हो, चाहे प्लांट हो, चाहे जो भी हो इस संसार में, चाहे जो हो, सबको कुछ फंक्शनरी करने के लिए, कुछ फंक्शन करने के लिए उसको एनर्जी की ज़रूरत होती है, ठीक है। जैसे हमारा खाना पीना, घूमना फिरना, जो भी चीज़ें होती है, पढ़ाई लिखाई, जो भी चीज़ें हैं, सभी में एनर्जी चाहिए। हम खाना खाते हैं उससे हमें एनर्जी मिलती है, फूड मटेरियल कुछ भी लेते हैं उससे। तो वैसे प्लांट को है, तो प्लांट जो है, प्लांट के पास तो इंडोस्पर्म है, ठीक है, वो उसका फूड मटेरियल उसको प्रोवाइड कराता है। लेकिन उसको प्रोवाइड कराने के साथ साथ उसको मेटाबॉलिक एक्टिविटी को कंटिन्यू करने के लिए तथा उस फूड मटेरियल का ऑक्सीडेशन करने के लिए रिस्पायरेशन की ज़रूरत होती है। और रिस्पायरेशन में क्या होता है, रिस्पायरेशन में दो रिस्पायरेशन, मैंने मतलब रिस्पायरेशन का जब वो बताएंगे तो बताएंगे कि रिस्पायरेशन में दो तरीके की रिस्पायरेशन होती है। एक एरोबिक कंडीशन में हो सकती है, एक एनारोबिक कंडीशन में। कुछ ऐसे क्रॉप्स होती हैं जिसमें एरोबिक कंडीशन में रिस्पायरेशन होती है, कुछ ऐसे हैं जिसमें एनारोबिक। एनारोबिक में जैसे आपका राइस का, ठीक है, तो वो एनारोबिक हो गया। तो दूसरा फैक्टर बस समझ के चलिएगा कि रिस्पायरेशन होना बहुत ज़रूरी है। रिस्पायरेशन होगा, रिस्पायरेशन यदि एरोबिक है, ऑक्सीजन के प्रेजेंट में, मतलब कि ऑक्सीजन के प्रेजेंट में होता है, तो उसमें क्या है कि उसमें जो ग्रोथ रेट है वो बढ़ जाती है। ऑक्सीजन के अब्सेंस में भी हो तो ग्रोथ रेट होती है, लेकिन कम होती है, क्योंकि जब मतलब कि एनारोबिक कंडीशन होती है तो केवल दो ही एटीपी बनते हैं। लेकिन वही एरोबिक कंडीशन होती है, जब उसमें रिस्पायरेशन होता है तो उस केस में 36 एटीपी बनते हैं, तो उसमें एनर्जी ज़्यादा मिलती है। इसीलिए जो एरोबिक कंडीशन होती है वो प्लांट के डेवलपमेंट के लिए या प्लांट के प्रोजेनी के डेवलप के लिए, फॉर्मेशन के लिए बेहतरीन होती है। तो जो दूसरा वाला फैक्टर वो है आपका रिस्पायरेशन, ठीक है। तीसरा है सीड जर्मिनेशन में, तीसरा सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो है लाइट, ठीक है। इसमें टोटल 5 हैं, ठीक है। तो जो तीसरा है, पहला है वाटर, दूसरा है रिस्पायरेशन यानी श्वसन, वो भी
एरोबिक में होना चाहिए, यानी प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की उपस्थिति में, क्योंकि ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा तो एटीपी ज़्यादा बनेंगे, जितनी एटीपी बनते हैं उतनी एनर्जी होती है, जिसे प्लांट जो होता है वो आसानी से प्रोटीन को डेवलप कर पाता है। ठीक, तीसरा आपका लाइट। अब सीड जर्मिनेशन के लिए लाइट की भी रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, ये भी वेरी कर सकता है क्रॉप टू क्रॉप। कुछ ऐसे क्रॉप्स होते हैं जिसमें सीड जर्मिनेशन में लाइट की ज़रूरत नहीं होती। पहले ये बता देते हैं कि सीड जर्मिनेशन मतलब लाइट होती कैसी है। तो लाइट जो होती है वो बेसिकली दो प्रकार की होती है। आज ये लाइट से भी एक क्वेश्चन आया था इस वाले आज के एफओ मेंस में। वो क्वेश्चन था फोटोब्लास्टिक। फोटोब्लास्टिक लाइट में दो लाइट होती हैं, एक फोटोब्लास्टिक होती है और एक नॉन फोटोब्लास्टिक लाइट होती है, यानी एक फोटोब्लास्टिक एक नॉन फोटोब्लास्टिक। फोटोब्लास्टिक का मतलब होता है कि इसमें लाइट की ज़रूरत होती है या इसेंशियलिटी होती है लाइट की, और नॉन फोटोप्लास्टिक में इसमें लाइट की जो इसेंशियलिटी नहीं होती। और इस फोटोप्लास्टिक में भी दो प्रकार हैं, एक पॉजिटिव फोटोप्लास्टिक और एक निगेटिव फोटोप्लास्टिक है। ठीक है, तो लाइट के दो मतलब इसका क्लासिफिकेशन बताऊं तो लाइट के दो, एक फोटोप्लास्टिक एक नॉन फोटोप्लास्टिक। इस फोटोप्लास्टिक के भी दो, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव। ठीक है, नॉन फोटोप्लास्टिक का कुछ नहीं, लेकिन पॉजिटिव का और एक फोटोप्लास्टिक एक पॉजिटिव फोटोप्लास्टिक एक निगेटिव। पॉजिटिव फोटोप्लास्टिक का मतलब होता है कि इसमें सीड जर्मिनेशन के लिए लाइट का होना, ठीक है, एकदम कंपलसरी है, यानी सीड जर्मिनेशन के लिए लाइट होगा ही होगा। और नॉन फोटोप्लास्टिक में इसमें लाइट की ज़रूरत नहीं होती, यानी इस सीड का जर्मिनेशन डार्क कंडीशन में होता है। पॉजिटिव फोटोप्लास्टिक में सीड का जर्मिनेशन लाइट कंडीशन में होगा, जब लाइट रहेगी, ठीक है, प्रकाश रहेगा तभी सीड जर्मिनेट करेगा। और निगेटिव फोटोप्लास्टिक में लाइट का जो सीड का जर्मिनेशन है वो डार्क में हो जाता है। फोटोप्लास्टिक में जो पॉजिटिव फोटोप्लास्टिक है उसका सबसे बेस्ट एग्जांपल आपका है ल्यूटेस है और टोबैको है, लिटेसी और टोबैको। ठीक है, और निगेटिव फोटोप्लास्टिक का एग्जांपल आपका है जैसे ओनियन और लिली। ठीक है, इसको याद रखना, आज यहीं से भी एक क्वेश्चन आया था फोटोप्लास्टिक को लेके। तो पॉजिटिव फोटोप्लास्टिक में लिकेट और टोबैको, मतलब फोटोप्लास्टिक में पॉजिटिव फोटोप्लास्टिक मतलब जिसको सी जर्मिनेशन में जिसमें लाइट का नीड होती है। ठीक है, और ना नेगेटिव फोटोप्लास्टिक में इसमें डार्क में ही सीड जर्मिनेट कर जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। ठीक, तो ये होगी तीन चीज़ें। जो तो चौथी चीज़ है वो है फूड डिस्ट्रीब्यूशन का। फूड डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब सबसे सिंपल वे में यही समझ लीजिए कि उसके अंदर इंडोस्पर्म होते हैं, उस इंडोस्पर्म में फूड मटेरियल होता है, उस फूड मटेरियल का वो किसी भी तरीके से ऑक्सीडेशन हो जाए। यदि उस फूड मटेरियल का ऑक्सीडेशन नहीं होगा तो प्लांट से वो पौधा जो है वो फूड को नहीं ले पाएगा। तो जो सीड के अंदर इंडोस्पर्म पाया जा रहा है उस इंडोस्पर्म का ऑक्सीडेशन होना बहुत ज़रूरी है। यदि ऑक्सीडेशन नहीं होगा तो सीड से मतलब वो जो है वो फूड मटेरियल ऑक्सीडाइज हो ही नहीं पाएंगे, उसका हाइड्रोलाइसिस हो ही नहीं पाएगा, वो टूट ही नहीं पाएंगे, और टूटेंगे नहीं तो प्लांट उसको ले नहीं पाएगा, यानी जो सीड है वो ले नहीं पाएगा। ठीक है, तो इसीलिए फ्रूट का डिस्ट्रीब्यूशन किस टाइप से हो रहा है वो है। और फिर लास्ट आपका एम्ब्रियो, उस एम्ब्रियो से नई सीडलिंग डेवलप हो जाती है। तो ये टोटल 5 फैक्टर हैं, जिसमें पहला वाटर है मोस्ट इंपॉर्टेंट, दूसरा रिस्पायरेशन है, तीसरा आपका लाइट है, चौथा आपका क्या नाम है फूड डिस्ट्रीब्यूशन है, और पांचवा एम्ब्रियो से सीडलिंग बन जाती है। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें थी। कभी कभी कुछ जनरल चीज़ें आपको बता देते हैं सीड में कि जो सबसे हैवीएस्ट सीड होता है, ठीक है, अभी तक वर्ल्ड में जो सबसे हैवीएस्ट सीड है वो है लोडोसिया का सीड। उसकी जो सीड का वेट है वो है 6 kg। अब सोच लीजिए कि जो लोडोसिया है उसके सीड का वेट है 6 kg, तो उसके फ्रूट का वेट कितना होगा, तो उसके फ्रूट का वेट है 18 kg। ठीक है, अब काफ़ी आश्चर्य की बात है, मैंने इसको गूगल पे किया तो मुझे दिखा कि काफ़ी बड़ा है। आप लोग भी इसको देख सकते हैं, लोडोसिया नाम है, LODOSHIA, लोडोसिया, जिसका सीड का वेट है 6 kg और फ्रूट का वेट 18 kg। और जो सबसे स्मॉलेस्ट सीड है वो है ऑर्चिड की सीड, सबसे स्मॉलेस्ट। मतलब ऑर्चिड की सीड जैसे कह सकते हैं ना कि आप लोग डस्ट देखते हैं ना, डस्ट धूल, धूल को बस किए अब वो उड़ गया, तो जस्ट लाइक वही है ऑर्चिड। मतलब इसमें इंडोस्पर्म होता ही नहीं है, इसको हम प्रोपोगेट कराते हैं टिश्यू कल्चर से, यानी इसका जो है क्या नाम है इससे जो नए प्लांट बनाते हैं वो टिश्यू कल्चर से ही बनाते हैं। ठीक है, तो ये है। और एक क्वेश्चन आता है कि हाईएस्ट सीड वाइबिलिटी किस सीड में होती है, तो सबसे ज़्यादा वाइबिलिटी जो होती है वो लोटस के सीड में होती है। कमल का फूल आपने देखा है ना, कमल के फूल से जो सीड निकलते हैं उसमें सबसे ज़्यादा वाइबिलिटी होती है। ठीक है, और एक क्वेश्चन और आता है कि हाईएस्ट अमाउंट में फैट किस हाईएस्ट अमाउंट में जो इंडोस्पर्म होता है उसमें फैट की मात्रा, कौन सा ऐसा बीज है जिसमें इंडोस्पर्म में फैट की मात्रा सबसे अधिक होती है, तो वो होती है आपकी कोकोनट। ठीक है,
कोकोनट जानते हैं ना, कुछ सॉलिड पार्ट होता है, कुछ लिक्विड पार्ट होता है। कोकोनट में दो पार्ट होते हैं ना, कुछ सॉलिड पार्ट जैसे गरी वरी होती है, गरी को हम खाते हैं सुखा के, कोपरा जिसको बोलते हैं, तो वो सॉलिड है। और वही लिक्विड में आता है, तो उसमें क्या है कि लिक्विड में आता है तो उसका हम जूस में यूज करते हैं, ठीक है। वो पीने के बाद महसूस होता है ना कि हाँ यार कुछ आज एनर्जी बूस्टअप करता है, तो फैट का काम ही है कि उसको करना। तो ये बेसिक बेसिक चीज़ें हैं, इसको प्लीज़ देख लीजिएगा, इसको याद रखिएगा। जो अब नेक्स्ट वीडियो जाएगा वो आएगा सीड डोरमेंसी को लेकर। ओके, थैंक यू सो मच एंड टेक केयर ऑल ऑफ योरसेल्फ।